हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, तो वह कौन सा स्थान था? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज़ पर मुंबई में शुरू हुआ था। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज़ पर जय हिंद एवं भारत छोड़ो के नारे लिखे थे। और बाद में देखा जाए तो बाद में इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया हुआ है। कथन में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ। और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। यानी कथन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और कारण दिया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्याख्या की। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे कारण आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अस्वीकार कर दिया था। नेहरू और पटेल के पश्चात अंततः महात्मा गांधी ने भी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस योजना का अंत तक विरोध किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 11। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिक से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 वो संघ या राज्य के मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 45 क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अनुच्छेद 45 वो संघ राज्य को विधान बनाने का अधिकार देता है, किंतु संघीय विधान को वरीयता प्रदान करता है। ठीक है, और 246 क्या है, तो ये है 7वीं अनुसूची है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो तीनों को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो है अनुच्छेद 127 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो ये है अनुच्छेद 249। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 249 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर।
ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के सब आर्टिकल 1 के ख के द्वारा जो है राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत जो है यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी प्राधिकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। ये धारणाएं जो है संविधान में पहले से ही निहित थी, प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का संवैधानिक कारण है संघीय सूची। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है और इन्हें महत्व के आधार पर जो है संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन, जिसे परम संघ कहते हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था के संथानम ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियाँ जहाँ से ली गई हैं वह हैं, तो ली गई हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व जो हैं, जो सूचियाँ जिसको कहा जाता है, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। और शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियाँ संघ, राज्य और समवर्ती सूची, और इन सूचियों का वर्णन जो है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 246 में रखा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो है कनाडा से प्रेरित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के सब आर्टिकल 1 के अनुसार जो है भारत राज्यों का संघ है। कनाडा के संविधान के आधार पर ही जो है भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में के लिए अमेरिका के संविधान के लिए संघ के लिए जो है फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोनों को याद रखिएगा, भारत के लिए यूनियन का और अमेरिका के लिए फेडरेशन का। अगला है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था। आगे चल कर के यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये तीसरे भाग में है। ठीक है, भारत के मौलिक अधिकार राज्यहित के विरुद्ध एक गारंटी है और इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये बताया था के.टी. शाह ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्देशक तत्वों का जिस समय संविधान में वर्णन हो रहा था उस समय संविधान सभा के अनेक सदस्यों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही थी। बाद में भी अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की। के.टी. शाह ने इसे एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर है, अर्थात यदि बैंक के पास पैसा होगा तो वह भुगतान करेगा, अन्यथा मना कर देगा, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है? तो वो संसद द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन जो है 61 में किया गया है और 61 के 1 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार भी दिया जाएगा। तो ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो वो थे बीवी गिरी। ठीक है, राष्ट्रपति बीवी गिरी जो है राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप के विवाद की सुनवाई के समय जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख जो है उपस्थित हुए थे और 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी कराई गई थी जिसमें बीबी गिरी ने जो है विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? तो वो है न्यूनतम आय। ठीक है, न्यूनतम आय जो होती है इन लोगों की 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष की अर्हता जो है भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है। वहाँ पे भी राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत में भी वही प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो वो है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महान्यायवादी को पद के आधार पर जो है संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना भी जो है दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं है, दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा, किसका निर्णय अंतिम होगा? तो वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वही अंतिम माना जाएगा। बात ही संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं तो उस पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है? तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, बिल्कुल सही है। वह अध्यक्ष नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा, ये भी सही है। वह सदन में उपस्थित नहीं रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा। जब सदन में उपस्थित नहीं रहेगा तो ये तीनों प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार भी दिया जाता है, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, और सबसे पहले उसको मत देने का भी अधिकार दिया जाता है। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद के 96 के खंड 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है? तो ये भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में। ठीक है, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और संविधान की 3री अनुसूची में जो है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो 14 दिनों के अंदर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अनुसार जो है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित होने तथा राज्यसभा के पास इसकी सिफारिशों के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्यसभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से जो है 14 दिनों की अवधि के भीतर
सहित या सिफारिशों के बिना ही लोकसभा को वापस भेजना पड़ता है और धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो भारत और यूएसए दोनों में, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए यूनाइटेड किंगडम का बात, तो यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की कोई अवधारणा वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। भारत का उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का के रक्षक की भूमिका निभाता है। वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों का संवैधानिकता की जांच अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो वो है एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, ये लक्षण दोनों में समान रूप से मिलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान के तहत जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन जो है उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियाँ बनाई गई हैं। और न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 1 में जो है ये बताया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।